क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था जिसमें कैपेसिटर लगा दिया गया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रॉब्लम था जिसमें कैपेसिटर लगाया था और दो कॉइल्स दिए गए थे। एक कॉइल में करंट जो था कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा था, तो दूसरे कॉइल में हमें निकालना था कि किस तरीके से करंट वेरी करेगा अगर उसका कैपेसिटेंस सी गिवन है, रेजिस्टेंस आर गिवन था। तो ये सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हम लोगों ने किए थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिस्टम का निकाला था, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स थे। तो आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंड्यूस्ड हम लोगों ने ये देखा है, क्या बोलते हैं, ईएमएफ देखा, इंड्यूस्ड करंट देखा, चार्जेस इंड्यूस होते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो रहा है, और वो क्यों इंड्यूस हो रहा है उसका भी रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो हुआ यूं कि किसी भी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था, ठीक है। लेट्स से कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड था, मैं इस जगह पे बनाता हूँ। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो था वो अंदर की डायरेक्शन में था और वो कांस्टेंट था। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में भी था और कांस्टेंट था। और क्या किया गया, एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया गया इस जगह पे। चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया गया, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं प्लस क्यू, और ये रेस्ट पे था। क्या था, रेस्ट पे। तो हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से चार्ज पार्टिकल पे तभी फोर्स लगेगा जब जब चार्ज की वेलोसिटी होगी। और फोर्स किस तरीके से गिवन होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इस तरीके से दिया जाएगा। तो अगर रेस्ट पे रहा चार्ज तो फोर्स नहीं लगना चाहिए, बराबर है क्या। चाहे मैं कुछ भी करूं, इस पे फोर्स नहीं लगना चाहिए। इफ द चार्ज्ड particle is at rest, then the net force on it should be zero। लेकिन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखने के लिए मिला, जैसे ही मैंने इसमें मैग्नेटिक फील्ड को या तो बढ़ाना स्टार्ट किया या तो घटाना स्टार्ट किया, तो देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल था जो कि रेस्ट पे रखा था उस पे भी फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। अब हमें तो पता है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा फोर्स नहीं लगा सकता है, क्योंकि फॉर्मूलेज गिवन है और फॉर्मूलेज हमेशा सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं। अगर गलत होते हैं तो हम लोग पढ़ते नहीं हैं उसको। होते हैं ऐसे ढेर सारे फॉर्मूलेज हैं जो कि गलत हैं, बाद में करेक्शन होकर के आया, जैसे कि न्यूटन्स था फॉर्मूला, उसके बाद लैपलेस का करेक्शन आया। तो ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। साइंटिस्ट ने ढूंढना स्टार्ट करा कि रीजन क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है, और रीजन का मतलब एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे तरीके से देना है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग हर एक मॉडल का एक्सप्लेनेशन दिए हैं, और एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं तो फिर एक नया मॉडल आता है ना। इस तरीके से करेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यार इस पे फोर्स लग रहा है, तो उन्होंने बार बार एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करा, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्हें पता चला कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण से लग रहा है। तो इफ द मैग्नेटिक फील्ड increases or decreases, then the then a force acts on the charged particle, which is even at rest. As we know, as we know, magnetic field cannot apply force on it. So
This proves that there is an induced electric field in that region which applies force on it, which applies force on it. तो इस जगह पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा और उसके क्या प्रॉपर्टीज वगैरह होंगे, है ना। तो ये सारी चीज हमें देखना पड़ेगा। तो मैं इस पे दिखा देता हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, और चेंज हो रहा है तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स किस तरीके से लगेगा वो डिपेंड करेगा कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, जिसका वैल्यू कितना होता है, क्यू इंटू ई। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इस पे फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़रूर इसके फोर्स के डायरेक्शन में होगा। लेकिन और भी चीज़ें इसमें पता चला, हम लोग उसको समझते हैं। तो प्रॉपर्टीज, देखा गया कि जैसे मैंने उस पे मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इस पॉजिटिव चार्ज को रखा तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा, और फोर्स का डायरेक्शन आराम से पता चल गया कि इस डायरेक्शन में। और डिपेंड कर रहा था कि मैं किस जगह पे रख रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी चार्ज रखो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा था। अगर मैं चार्ज को इस जगह पे प्लेस करता था तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था, चार्ज को इस जगह पे प्लेस करता था तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था, चार्ज को प्लेस इस जगह पे करता था तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता था। तो हर एक जगह पे चार्जेस को प्लेस कर करके देखा गया तो फोर्स का डायरेक्शन पता चला, और फिर उन सभी को कनेक्ट कर दिया गया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। तो पहला चीज ये है प्रॉपर्टी कि दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड which is produced due to change in magnetic field। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, या फिर वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल सकता था, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता नहीं या फिर घटता नहीं, कांस्टेंट रहता, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस नहीं होता। ये पहला चीज है। दूसरा चीज, इस जगह पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लूप में एग्जिस्ट करता है। दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए लूप। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर नहीं है। जैसा कि हम लोग वहां पे जानते थे, वो कैसा फील्ड था, कंजर्वेटिव इन नेचर। नॉर्मल चार्ज अगर रखा होता था पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बाहर निकलता था, है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था, कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर क्या होता है, अगर मैं एक लूप में किसी भी चार्ज को मूव कराऊं तो उसके कारण से वर्क क्या होता है, जीरो। तो इसको कंजर्वेटिव इन नेचर बोलते हैं। या फिर दूसरा तरीका कंजर्वेटिव बताने का, कि तुम बोल सकते हो कि जो वर्क होगा वो पाथ के इंडिपेंडेंट होगा। ए से बी तुम लेकर के जा रहे हो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ब्लॉक को ए से बी पॉइंट पे मूव कराओ
किसी भी पाथ से वर्क डन सेम होगा. So this induced electric field is non-conservative in nature. This induced electric field is non-conservative in nature. तो ये वाला तो कंजर्वेटिव था, ये जो इंड्यूस्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव है. इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक लूप में एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा. तो कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को लो तुम इस जगह से, तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इसको धीरे धीरे करके मूव कराओ इसी सर्कुलर पाथ पे और घुमाते घुमाते वापस से इसी जगह पे लेके आ जाओ. क्या फोर्स ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा? डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कहीं पे भी जाओ, है ना. हर एक जगह पे ऐसा ही होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है. तो वर्क ऑलवेज क्या मिलेगा तुम्हें? पॉजिटिव मिलेगा. जबकि वर्क क्या हो जाना चाहिए? जीरो, अगर कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब ये कैसा है? हमारा नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर. तो इसका मतलब कि वो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव चार्ज के कारण से, इन दोनों में डिफरेंस है. हालांकि चीज़ें कुछ कुछ सेम है लेकिन डिफरेंस है. तो इसमें फोर्स किस तरीके से लगेगा अगर इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को प्लेस करो तो फोर्स ऑन द चार्ज will be given by F is equals to Q into E, जो कि नॉर्मल वाला तरीका है ना. हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यही अप्लाई करते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E. समझ में आया क्या ये बात? इसमें एक और चीज मैं बता देता हूँ जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. ये सर्कुलर शेप में ही क्यों है ना. बहुत बार दिमाग में आता है, स्टूडेंट पूछ नहीं पाते हैं, इवन लोगों को पता भी नहीं होता है. तो ये सर्कुलर शेप में क्या होता, क्यों होता है, एग्जिस्ट सर्कुलर में क्यों करता है? मान लो कि मेरे पास एक सॉलिनॉइड है. ये जो सॉलिनॉइड है इसके ऊपर मैंने कॉइल्स को रैप किया हुआ है इस तरीके से. तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग इंड्यूस करते हैं तो कोई ना कोई तो जरिया होगा इंड्यूस करने का. जैसे कि मैंने इसमें करंट डाला है, तो करंट कैरिंग कॉइल होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है. और मैग्नेटिक फील्ड कैसे इंड्यूस होगा? इस तरीके से, है ना. और आइडियल सोलिनॉइड अगर मैं एज्यूम करूँ तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा वो भी. तो मैं अगर इस तरफ से देख रहा हूँ, अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ ऑब्जर्वर, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक सर्कुलर रीजन में होगा, सर्कुलर रीजन में होगा. और हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर के डायरेक्शन में होगा, हर एक जगह पे अंदर की डायरेक्शन में होगा. तो सेंटर पे जो है वो मैं आइडियल केस बोलूंगा, ये जो सेंटर है वो आइडियल केस होगा. और जैसे जैसे मैं थोड़ा सा दूर जाते जाऊंगा सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इस लोकेशंस पे जो वेरिएशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो यूनिफॉर्म होगा, वो यूनिफॉर्म होगा. तो इसको हम लोग सर्कुलर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. ठीक है, सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है इस लोकेशन पे वो कुछ और होगा, और अगर मैं इस लोकेशन पे गया तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज जो होगा वो कुछ और होगा. क्यों? क्योंकि अब मैंने करंट को इसमें इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया. अब किस तरीके से बढ़ रहा है वो हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले में और इस वाले में रेट ऑफ चेंज का तरीका अलग अलग होगा. इस जगह पे B1 बोल सकता हूँ, इस जगह पे B2 बोल सकता हूँ. तो रेट ऑफ चेंज इस जगह पे इस जगह पे डिफरेंट है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है. बेसिकली ये लेंस लॉ इस पे तुम अप्लाई कर सकते हो.
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ क्यों? ये रीजन ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को तुमने चेंज करना स्टार्ट किया तो फ्लक्स चेंज हुआ, है ना। फ्लक्स चेंज होने के कारण से एक एज्यूम करो लूप है वहां पे, जैसे कि मैंने B1 और B2 एज्यूम करा है, वो लूप में तुम्हारा कुछ फ्लक्स चेंज होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस होने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेंस लॉ के हिसाब से क्या बोला जाता है कि जो इसको क्रिएट किया है उसी को वो अपोज करने की कोशिश करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर के डायरेक्शन में है और वो इंक्रीज कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? बोलो किधर होगा? मान लो कि ये वायर है जिसमें करंट इंड्यूस कराना है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा बताओ जल्दी से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आया क्या? तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस जगह पे और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस जगह पे, वो वेरी करेगा, वो डिफरेंट होगा। तो इस जगह पे E1 बोलूंगा मैं और इस जगह पे E2 बोलूंगा मैं। ऐसा मत समझना कि हर एक रेडियस के लिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नहीं, वो डिफरेंट होगा, वो डिपेंड करेगा तुम कितने डिस्टेंस पे हो। चलो अब इस पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, मैं डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरीके से डिसाइड करेंगे हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन? लेंस लॉ से डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि जो अपोज करेगा वो हमें लेंस लॉ अच्छे तरीके से बता दिया है डायरेक्शन निकालने के लिए। तो हम लोग पूरा इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे करके शो कर देते हैं, क्योंकि एक सर्कुलर बनाना हमारे लिए हमेशा बार बार टफ होता है। हमारे सिलेबस में ऐसे स्क्वायर वगैरह वाला पार्ट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्ट में सिलेबस में सर्कुलर वाला हमेशा ऐसा यूज़ करेंगे। तो हमेशा तुम्हें क्या दे देगा, ऐसा दे दिया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो तुम फटाक से क्या कर लो, आर डिस्टेंस ऑलवेज गिवन होगा कि आर डिस्टेंस है, तो एक लूप बना लो। अब इस लूप में तुम खुद सोचो कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। और लेट से कि मैग्नेटिक फील्ड इस बार घट रहा है, तो आर डिस्टेंस पे चले जाओ और आर डिस्टेंस पे एक वापस से लूप बना लो। बोलो इसमें करंट किस तरफ इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो ये तरीका है हमें निकालने का। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा बाहर की भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक तरीका बता दिया, बस उसी को फॉलो करना है। चलो आगे चलते हैं, अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे बनते हैं इस पे, ओलंपियाड में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि छोटा सा एग्जांपल करते हैं कि मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रखा और उस चार्ज पार्टिकल पे मुझे निकालना है कि आर डिस्टेंस पे अगर रखा जाएगा तो फोर्स कितना लगेगा, है ना। तो पहले तो मुझे ये निकालना होगा कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, तो फोर्स निकल जाएगा F इज इक्वल टू क्यू से। तो मैग्नीट्यूड डेरिवेशन करता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पहले निकाल देता हूँ मैं। तुम्हें एक चीज पता होगा कि हम लोगों ने ये देखा था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये क्या होता है? मिनट अपन आए। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। फिर तीसरा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। एंड फोर्थ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ
ई डॉट डी एल। बताओ, हर एक चीज जेई में भी पूछा जा चुका है। फर्स्ट क्या चीज है? फर्स्ट क्या है? फ्लक्स। क्यू नॉट बाय एप्सल नॉट, गॉस लॉ, याद आया क्या? हाँ सेकंड क्या है? सेकंड क्या चीज है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। दिस इज जीरो। ये जीरो होगा, क्यों होगा जीरो? बताओ कोई। सर। हाँ, अरे फ्लक्स होता है ना, बराबर। तो फ्लक्स जीरो क्यों हो गया, कैसे बता दिया साइक्लिक लूप में जीरो हो जाएगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑलवेज लूप में एग्जिस्ट करता है। और तुमने कोई भी एक सरफेस एरिया लिया, सपोज ये बंद सा, लूप लेने का मतलब क्लोज्ड होना चाहिए। तो जितना इन करेगा उतना एग्जिट कर जाएगा। तो ये टर्म अगर पॉजिटिव तुमने माना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों कैंसिल आउट करके क्या कर देगा, जीरो कर देगा, चाहे तुम कितना भी मैग्नेटिक फील्ड लो। तो ये चीज तो साइक्लिक इंटीग्रल वाला क्या पार्ट होने वाला है, जीरो होने वाला है। बी डॉट डी एल क्या होने वाला है बोलो? अरे बता दो। म्यू नॉट इंटू आई एन, है ना? ये क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ। और ये क्या चीज होता है लास्ट वाला, ये मुझे पता, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। ये क्या होता है? हम्म, ये होता है ईएमएफ। भूल गए क्या? डीवी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैट में याद करो, ई डॉट डी हाँ आर। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। याद आया? तो माइनस साइन को हटा दो, तो डीवी बस साइन चेंज कर लेगा, इसमें क्या है? तो ये क्या चीज देता है मुझे, ईएमएफ देता है। तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज करने वाला हूँ इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कितना हुआ उस चीज को निकालने के लिए। तो चलो इसको यूज करते हैं और निकालते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना, दो ओलंपियाड के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये ऐसा होगा लूप आर डिस्टेंस पे, और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन चेंज जरूर हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो किसी न किसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। डायरेक्शन हमें पता है किस तरीके से निकालना है, लेंस लॉ से निकाल लेना है। तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे निकालें? तो मैंने इसी फॉर्मूले को लगाया, डेट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस। तो कितना आ जाएगा? और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसको हम और किस तरीके से लिखते हैं बोलो? ईएमएफ इंड्यूस को हम लोग क्या डी फाइव बाई डी टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ सर। है ना? तो ये हो जाएगा हाँ माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अब कुछ कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें कैसे करना है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे लोकेशन पे क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं ई को बाहर निकाल सकता हूँ। और साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी होगा। फाई का वैल्यू कितना होगा, फाई इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू ए, ए। ये होगा। हाँ और इसी को मैं डिफरेंशिएट कर लूँ तो कितना मिल जाएगा, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, एरिया को मैं कांस्टेंट अभी अज्यूम कर रहा हूँ, हमारा एरिया वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो एरिया तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा और आ जाएगा इस जगह पे डी बी बाय डी टी। तो डी मैं इसके वैल्यू को पुट कर लेता हूँ इधर। तो E इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, डीएल का मतलब क्या है, ये छोटे छोटे जो लेंथ है डीएल, इसका समेशन,
विच विल बी 2 पाई आर हाँ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी बोलो कितना हो जाएगा, ए डी बी बाई डी टी, और ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल के आया, माइनस R/2 डी बी बाई डी टी। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्या क्या, अब क्वेश्चन करने लायक हो गए हम लोग। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया अंदर की डायरेक्शन में, जो कि इंक्रीज कर रहा था, और किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था वो गिवन है, नॉट। एक रिंग रखा गया है इस रीजन में जिसका रेडियस आर है। ये क्या है, रिंग रखा गया जिसका मास m है, रेडियस r है, और इस पूरे रिंग पे ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज is uniformly distributed over the ring, which I get. Then find the initial angular acceleration of the ring. ठीक है, इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, तो अच्छे तरीके से करना। टफ लगे तो बता देना कि हाँ सर टफ हो रहा है, नहीं हो पाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है इसके लिए। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, मैं इजी क्वेश्चन पहले ही तुम लोग को दे सकता था कि एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया और फिर बताओ फोर्स कितना रहेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एफ इज इक्वल्स टू की होता है, हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो इजी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, टफ क्वेश्चन करेंगे तभी हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज क्या है कि वही इजी क्वेश्चन करके हम लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ हमें आता है, और एक्चुअल में आता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा, और तभी मैं अल्फा इधर से निकाल पाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए और आई चाहिए। आई तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट एम आर हमारे स्क्वायर हमारे स्क्वायर। इंटू अल्फा। और मुझे चाहिए टॉर्क, अगर मैं इस पे टॉर्क निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R/2, माइनस बस डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, R/2 डी बी बाई डी टी। तो ये हो जाएगा, रेडियस गिवन है डेट इज R/2, और डी बी बाई डी टी अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें इस इक्वेशन को तो कितना मिल जाएगा, बी नॉट, सिर्फ ये हो जाएगा R इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रिंग के ऊपर ढेर सारे चार्जेस हैं, उसके ऊपर लगेगा, और जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल लगेगा। मान लो कि इस जगह पे छोटा सा चार्ज है डी क्यू, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा डी एफ। और इस जगह पे होगा तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ हो तो फोर्स इस डायरेक्शन में। हर एक जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। यस है सर। ना, हर एक जगह पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये छोटा सा फोर्स कितना होगा,
क्यू सॉरी डी क्यू इंटू ई। और अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर लूँ तो टोटल फोर्स आ जाएगा, लेकिन मुझे निकालना क्या है, टॉर्क। तो एक छोटे से फोर्स के कारण से टॉर्क कितना आएगा, सिर्फ इस फोर्स को देख रहा हूँ मैं, तो इस फोर्स के कारण से जो टॉर्क आएगा, टॉर्क इज गिवन आर क्रॉस एफ, है ना। तो दोनों परपेंडिकुलर है ऑलवेज, सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर है। तो सिंपल सा चाहो तो तुम हर एक टॉर्क के कारण से समेशन ले सकते हो, इंटीग्रेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एफ। आर तो ये कैपिटल आर होगा, और डी एफ कितना हो जाएगा, ई इंटू डी क्यू। और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये आर ई डी क्यू का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, पूरा इंटीग्रेशन, जो चार्जेस पूरे रिम पे रखे पूरा। होंगे, तो टोटल टॉर्क आ गया ये क्यू ई आर। तो मैं अब वैल्यू पुट कर लेता हूँ इस टॉर्क का इस जगह पे। टॉर्क इज इक्वल्स टू क्यू ई इंटू आर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। इधर से मेरे पास अल्फा आ जाएगा, विच विल बी इक्वल्स टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम आर। बोलो समझ में आया क्या। हाँ सर, समझा। अब ई का भी वैल्यू पुट कर लो, इस जगह पे ई था तो ये हो जाएगा आर वी नॉट बाई टू है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यूट कर लो सभी। तो ये हो जाएगा क्यू बी नॉट डिवाइडेड बाय एम टू एम, ये अल्फा आ जाएगा आंसर। हाँ सर। आया था किसी का। तो सोचा था वैसे, आया नहीं था। हम्म, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड का रीजन गिवन है इस जगह पे, और वो भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है ऐसा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैपिटल आर रीजन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड बस इसी रीजन तक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो किसी भी रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा। तो ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था, बोला गया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस रीजन में है और वो चेंज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा उसका ग्राफ बनाना है विथ आर। ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्या है, उसमें चार ऑप्शन गिवन थे, वहां पे चार ऑप्शन के ग्राफ गिवन थे, और ग्राफ में से किसी को टिक करना था। तो तुम्हें क्या करना है, रिलेशन निकालना है। अगर वो रिलेशन निकल गया तो तुम ग्राफ बना लोगे। तो ई इंड्यूस्ड इन द रीजन जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, और ई इंड्यूस्ड दूसरा रीजन आर से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, निकालना कितना होगा, फाइंड ई इंड्यूस्ड इन बोथ रीजन्स। काफी अच्छा क्वेश्चन, सॉल्व करो। क्वेश्चन काफी ट्रिकी है। तुम्हें जनरली जो क्वेश्चन बताया जाता है उसमें क्या बताया जाता है कि आर रेडियस तक जो है, अंदर तक ही जो हमारा होगा फील्ड, और उसी के अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फार्मूला, क्योंकि ऊपर जो हम लोगों ने फार्मूले डिराइव करे थे वो इनसाइड के लिए था। और किस तरीके से डिराइव करा था हम लोग को पता है, एक बार कर लेते हैं। तो एक इनसाइड के लिए, है ना, इनसाइड के लिए कैसे करे थे हम लोगों ने, ये फील्ड के इनसाइड हम लोग तो आर डिस्टेंस पे जा करके मैंने क्या कर लिया था, एक लूप एज्यूम कर लिया था जिसमें कि हम लोगों ने माना था
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो फिर हम लोगों ने इस पे लगा दिया था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी माइनस में, और फिर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस था हर एक जगह पे हम लोगों ने क्या अज्यूम करा था, कांस्टेंट है, और वो इंटीग्रेशन से बाहर निकला था, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी एल आ गया था, और डी फाइव बाई डी टी इज बेसिकली फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज, फ्लक्स होता है बी ए, तो ये हो जाएगा ए डी बी बाई डी टी, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टू पाई आर हो जाएगा इज इक्वल्स टू एरिया पाई आर स्क्वायर, और साथ में आएगा डी बाई वी टी टी, और इस तरीके से हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए निकाल लिया था विच वाज माइनस ऑफ आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ देखेंगे, डेट इज आर बाई टू डी बी बाई डी टी। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, जैसे लेंस लॉ में माइनस डी फाइव बाई डी टी आता था। अब अगर मैं आउटसाइड के लिए देखना चाहता हूं तो कैसे करूंगा, ठीक है, आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो हमारा जनरल लूप है आर रेडियस का जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये आर रेडियस का, तो मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी जगह पे, इसी रीजन में प्रेजेंट है, बाहर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाकर के एक लूप एज्यूम किया, और इस जगह पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंड्यूस, और वो भी लूप में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो लेंस लॉ से हम लोग डायरेक्शन तो आराम से निकाल सकते हैं कि वो भी जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का वो भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा क्यों, लेंस लॉ से हमें पता है कि ये जो जो भी इसने क्रिएट करा है, जिसने भी इसको क्रिएट करा है, उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इस बार फ्लक्स जो होगा वो हमारा कम होगा। फ्लक्स इस बार कितना होगा, पहले इतने से रीजन के कारण से फ्लक्स आ रहा था, अब फ्लक्स कितने से रीजन के कारण से आएगा, स्मॉल आर के कारण से या कैपिटल आर के कारण से। फॉर्मूला अभी भी मैं सेम लगाऊंगा, कौन सा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और ये बनेगा डी एल, और माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा, ए डी बी बाई डी टी, लेकिन इस बार वैल्यूज को मैं कुछ कुछ अलग पुट करूंगा। फ्लक्स जो है वो कितने से रीजन के कारण से है, क्या इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है क्या, नहीं, तो इस जगह पे तो फ्लक्स होगा ही नहीं। फ्लक्स सिर्फ इस जगह पे होगा क्योंकि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इतना सा एरिया मुझे लेना पड़ेगा विच विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, और लेंथ कितना होगा, इंटीग्रेशन जो डीएल किया हमने हो जाएगा टू पाई स्मॉल आर। क्यों ये लेंथ लिया मैंने, क्योंकि इस जगह पे ये वाला लूप एज्यूम किया गया है, तो इसी का लेंथ का इंटीग्रेशन करना है मुझे। तो बताओ ई कितना आ गया, ई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू आर, और साथ में आएगा डी बी बाय डी टी। हमें एक ग्राफ बनाना था, तो उसके लिए मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन चाहिए। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वाले रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, और इस वाले रीजन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो जो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस। तो पहले लीनियरली इंक्रीज करेगा जीरो से, आर इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो, और जब वो कैपिटल आर पे पहुंचेगा, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, उस समय जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, और अब क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, तो इस तरीके से डिक्रीज करेगा। तो इस वाले रीजन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इस वाले रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। बोलो सबको समझ में आया क्या? और ये कंटिन्यूस होगा, चाहे तुम यहाँ पे कैपिटल आर पुट करो, चाहे इस जगह पे कैपिटल आर पुट करो, वैल्यू हमारा सेम आने वाला है।
समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो ये ग्राफ दिया गया था और इसे हम लोग को टिक करना था। और क्वेश्चन करना है? कुछ क्वेश्चन ही करो, लेकिन मैं 3-4 क्वेश्चन ही कराऊंगा जिसमें तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे ना बने पॉसिबल ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ये भी आई थिंक ओलंपियाड का क्वेश्चन है। देखो, कुछ ऐसा रीजन दे रखा है। और ऑफ कोर्स सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतना सा रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, बढ़ रहा है, अंदर की डायरेक्शन में है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। इस जगह पे एक रॉड रखा हुआ है ऐसा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक जेई में ये वाला पूछा गया है कि दो पॉइंट्स दिए गए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो पूछा गया फाइंड, वही पहले एक्सप्लेन कर दिया गया, इफ रॉड इज प्लेस्ड in magnetic field region where magnetic field increasing at constant rate and the rod is perpendicular to the radius vector। ये जो रेडियस वेक्टर इसके परपेंडिकुलर रखा गया विथ इक्वल, है ना, जितना लेफ्ट में लेंथ है उतना ही राइट में लेंथ है। तो पूछा गया फाइंड विच पॉइंट ए और बी will be at higher potential। तो मैं सिंपल सा बताना है, पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होगा, बताओ। तो ये तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा ये काफी सिंपल है, उतना टफ नहीं है। इसका टफर पार्ट जो ओलंपियाड में आया था मैं वो थोड़ी देर में कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा चीज़ है कि अगर रॉड इस तरीके से रखा हुआ है और ये फील्ड ऐसा है, रॉड इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से आएगा लूप में। मैं सिर्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा हूँ, ऐसा होगा लूप में। और ऐसे से ढेर सारे लूप बनेंगे, ऐसा भी लूप बनेगा, इसके अंदर वाला भी बनेगा, है ना। तो मैं वो उतना नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक को कंसिडर कर रहा हूँ। तो इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब इस रॉड के बारे में बात करते हैं। ये जो रॉड है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस लोकेशन पे इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ढेर सारे होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये रॉड है कंडक्टिंग रॉड, तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे होंगे। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पूरे जगह पे होगा और उसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा। तो ये एंगल अगर थीटा मान लो तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। सेम वे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और इस एंगल को अगर थीटा जूम कर लूँ मैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा विच विल बी ई कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस रॉड पे पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ना। ई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ई परपेंडिकुलर, ये पैरेलल बोल देता हूँ जो भी। तो जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर उस पर फोर्स लगेगा, आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण से फोर्स हाँ लगेगा। सर। और ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे और इस तरफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो इस तरफ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट है, तो कौन सा पोटेंशियल हाइयर होगा, ये पॉइंट है या बी? ए पॉइंट जो होगा वो लोअर होगा बी। एंड बी पॉइंट बी। विल बी एट द हायर पोटेंशियल।
ठीक है। तो ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था कि ये अगर रॉड, कंडक्टिंग रॉड को रखा गया है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि बी नॉट टी है, इस रॉड को इस जगह पे रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये सेंटर से एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, एंड रॉड का जो लेंथ दिया गया डेट इज 2r, 2l। तो पूछा गया देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस across the points, across the end points of the rod। काफी बढ़िया क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ मैंने ये बताया कि पॉजिटिव हायर कौन है, लोअर कौन है। करो सॉल्व इसको। देखो क्वेश्चन काफी बढ़िया है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो वापस से मैं इस रॉड के पास जा रहा हूँ, और लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ कुछ काम किए थे। इस पॉइंट को मैं ओ एज्यूम कर लेता हूँ, और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, इसका वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, विच इज r/2 dv/dt। r कौन सा होगा, ये वाला लेंथ को मुझे r लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा एज्यूम कर लेता हूँ। सो r होगा कितना, बोलो कितना हो जाएगा r। चलो r को r में ही रहने देते हैं, बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। dv/dt कितना हो जाएगा, b दे रखा है तो मैं b नॉट t, तो dv/dt विल बी इक्वल्स टू बी नॉट, और इसका वैल्यू मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा r/2 r b0/2। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। अब ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लास्ट केस में ही बताया था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस दिलाएगा, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा बराबर, ये थीटा फिर 90 माइनस थीटा, और ये थीटा हो जाएगा। तो इधर एंगुलर कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर फोर्स लगेगा, है कि नहीं। और हमें Yes. ये भी पता है कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा ई डॉट, साइक्लिक नहीं होगा इस बार, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को अप्लाई करना चाह रहे हैं। ई डॉट डी एल इज इक्वल्स टू ई एम एफ होता है, याद है ना। Yes. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा, तो मुझे वो लिखना होगा ई कॉस थीटा इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा डी एक्स, क्योंकि ये जो मैंने किया एक्स डिस्टेंस पे जाकर के छोटा सा डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट चूज किया है। तो पहले मैं इस छोटे से डी एक्स थिकनेस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम लोग निकालेंगे, और उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, तो पूरे रॉड के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। बराबर है क्या, Yes. इज इक्वल्स टू ई एम एफ। तो ई एम एफ विल बी इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट कर लेते हैं, विच इज बी नॉट r/2 एंड cos थीटा एंड dx। ठीक है। अब देखो इस जगह पे क्या क्या वेरिएबल है, हमारा r वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है बिल्कुल, और x भी वेरिएबल है। मैं इतने सारे वेरिएबल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो सारे वेरिएबल को सेम मुझे करना पड़ेगा, तभी जा करके मैं काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है जिससे हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। ये एक ट्रायंगल दिख रहा है तुम्हें, जिसमें कि ये लेंथ x है और ये थीटा है और ये r है ना।
और ये डिस्टेंस कितना हाँ है, डी सर। डी है। तो बोलो x का वैल्यू और d का वैल्यू कितना लिखा जा सकता है। d इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिखा जा सकता है, हाँ या ना। और x इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आर साइन थीटा। हाँ तो जैसे ही मैं इस चीज को देखा तो मुझे पता चला कि आर कॉस थीटा तो इस जगह पे प्रेजेंट है, और आर कॉस थीटा अगर प्रेजेंट है तो उसकी जगह पे डी लिख दो। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा बी नॉट डी बाई टू डी एक्स। अब ये हो गया कांस्टेंट जिसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूंगा, बी नॉट डी बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स। और डी एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पूरा ये लेंथ का इंटीग्रेशन, बराबर, विच इज 0 से 12। सोचना ही क्या है, इसको 12 पुट कर लो तो हो जाएगा बी नॉट डी बाई टू इंटू 12, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी नॉट डी इन 12। सो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इस रॉड के अक्रॉस, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस हुआ है, डेट विल बी बी नॉट डी इन 12। और इसे याद रखना, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। सो पोटेंशियल अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूँ और बी बोल रहा हूँ, तो बी विल बी एट द हायर पोटेंशियल। समझ में आया क्या। यस। इसी पे बेस्ड एक और अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो भी ओलंपियाड में था या फिर ये वाला किसी में तो था, या तो जेई में पूछा गया या तो ओलंपियाड में था क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जिसमें बोला गया, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं बताना चाह रहा था कि ये जो तुमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और उसमें एक रॉड को जब रखा, तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं। ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर। यस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहा हूँ या फिर सी से डी मूव कर रहा हूँ, विच इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है क्या, समझ में हाँ आ रहा सर। है या नहीं। हाँ, तो सी और डी का पोटेंशियल क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, जीरो सर। है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं ओ बी और ओ ए को क्या बोल सकता हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये सारे कैसे बन जाते हैं, इक्वी पोटेंशियल परपेंडिकुलर। हाँ सर। सेम। तो इस जगह पे ये जो ओ बी है और ओ ए लाइन है, ओ ए एंड ओ बी आर इक्वी पोटेंशियल लाइन। सरफेस भी बोल सकते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर उसको मैंने 3D में लिख रहा हूँ तो। देखो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया कि इस बार फिर से सिचुएशन वैसा ही था कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, अंदर की डायरेक्शन में, जो कि कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, और सेंटर उसका इस जगह पे है, और एक 3 वायर को लिया गया और उसको कनेक्ट कर दिया गया इस तरीके से। इन तीनों वायर को लेकर के क्या किया गया, कनेक्ट किया गया, और बोला गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ए बी, ए एंड बी, if the length of the, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका लेंथ दिया गया, साइड लेंथ 2a, और बिल्कुल सिमेट्रिकल लोकेशंस पे प्रेजेंट है ये ट्रायंगल सेंटर से। if the length of the triangle is 2a, बराबर, और where a is equals to 1 सेंटीमीटर, और हर एक जो साइड लेंथ है उसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम दिया गया है। ऐसा करते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस लेते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है इस वायर का, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 1 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज आल्सो 1 ओम, बराबर। और बी नॉट का वैल्यू दे रखा है, बी नॉट इज इक्वल्स टू √3, क्लियर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें निकालना है कि ए और बी का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, इसको सॉल्व करके आना। अगर नॉर्मल वे में सोचोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जैसा ऊपर हम लोगों ने देखा उस तरीके से थोड़ा डिफरेंट है। ये ए बी के क्रॉस डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा, तो मैं इसमें करंट को फ्लो कराना होगा। इसमें दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, दोनों तरीके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको सॉल्व करके लेके आना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ सर। अब तुम लोग ईएमआई में होमवर्क कर लो, ईएमआई का एक्सरसाइज 1 सेक्शन में, ऑफ हाँ सेक्शन, एफ जी, एफ जी हाँ एफ एच। जी एच कर लेना, और एक डीपीपी कर लेना नेक्स्ट, बराबर। चलो इतना ही करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखते हैं।